आज़ादी की लड़ाई में जिनके योगदान थे, हम उनके परिवार से आने वाले लोग हैं। हम मुखबरी नहीं है, हम मुखबरी वाले परिवारों से नहीं आते हैं। मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर की जो नाम नरेंद्र काम सरेंडर, और ये हो रहा है और ये दिख भी रहा है। जिसके घर में कुछ है ही नहीं, जिनके कोई कुछ है ही नहीं, तो उनको पीड़ा का एहसास भी नहीं है और वो कहते हैं कि कुछ गलत हुआ तो झोला लेके चला जाऊंगा। जो यूथ कांग्रेस की हुआ है कॉम्प्रोमाइज नहीं, देश कह रहा है आज कॉम्प्रोमाइज पीएम, और ये फैक्ट है, ये दिख रहा है। इंसान बनने का मौका मिलता है। पायलट साहब के विचार ही इंसान बनाने के लिए काम करते हैं। देखिए, आदरणीय पायलट साहब की बात करना मैं ज़्यादा विशेष महत्व समझता हूँ। गहलोत जी का राजनीति करने का क्या तरीका है, मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो हमारे अति वरिष्ठ नेता हो चुके हैं और वो नहीं है। पर जैसे आपने कहा था कि हमारे नेता आपके नेता हैं पायलट जी, तो आपके मन में कुछ होगा भी ना कि इतना वो संघर्ष करते रहते हैं, फिर जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो अपनी राजनीति करके पीछे छोड़ देते हैं चीज़ों को। आने वाले 28 के जो चुनाव होंगे, हमारे नेता प्रदेश की उम्मीद आदरणीय सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भजन लाल जी की तो किस्मत के धनी है। अगर ये पर्ची खुलने की बात है कि विपक्ष बोलती है कि पर्ची सीएम है, तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि पर्ची की बात है तो पर्ची आपकी क्यों नहीं। कोई मतलब नहीं, किरोड़ी बाबा घूम रहा है, खुद ही यूरिया पकड़ रहा है नकली, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती। मतलब बड़े तमाशे से इस प्रदेश के साथ किए जा रहे हैं। और एक तरफ आप कहते हो कि सचिन पायलट जी काफ़ी संघर्ष करते हैं, अच्छा विजन है, फिर वो संघर्ष उनका कम रह गया गहलोत जी से। जिला अध्यक्ष जीत कर आऊँ चाहे नहीं जीत कर आऊँ, प्रेम जी मेरे दूधू से आते हैं, मेरी जन्मभूमि से आते हैं। पायलट साहब का विजन क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ। आज हम मौजूद हैं जयपुर में, और अब इन दिनों इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं, और उसी चुनावी माहौल कैसा है, कैसे लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसी के साथ हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं रवि कुमार जी, जो खुद चुनाव में खड़े हुए हैं, और उनका हम बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे कैसा यहाँ माहौल चल रहा है, और इनकी भी ये भी काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों से, और जो आंदोलन करते रहते हैं उनसे, तो उनके बारे में हम उनसे सवाल जवाब करते हैं कि अब जो ये चल रहा है यूथ कांग्रेस के चुनाव का माहौल चल रहा है, काफ़ी घमासान हो रहा है, तो इसमें आप किस तरीके की भूमिका निभा रहे हो और क्या क्या काम कर रहे हो धरातल पर, वो चीज़ें एक बार आप। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जैसा आपने मुझसे सीधा सवाल किया कि इंडियन यूथ कांग्रेस के चुनाव हैं और किस तरीके की हमारी तैयारियां हैं, आपने मुझे खुद को भी प्रत्यक्ष ही बताया, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये चुनाव नहीं, ये हमारे बीच में एक जो संगठन के साथी हैं, हमारे परिवार के जो साथी हैं, उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा है सदस्य जोड़ने की, और मैं इस सदस्यता अभियान के अंदर भाग ले रहा हूँ। तो चुनाव, हाँ जनरल भाषा में हम इसको चुनाव कह सकते हैं, लेकिन ये एक सकारात्मक प्रतियोगिता है। आपने तैयारियों की बात की, आपने मुझे आगे रहने की हमेशा बात की, तो आपका कैमरा भी कई बार साक्षी बनाया, और आपने देखा भी है मुझे कि किसी भी तरीके का मुद्दा हो, जो आम आवाम की बात को दबाने की बात होती है, उस पर हम भगत सिंह जी के चेले और भारत की आज़ादी से पूर्व जो हमारा योगदान, हमारे पूर्वजों का जो योगदान रहा, आज भी हम उसको निभाने का काम कर रहे हैं। हम बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ हर आंदोलन में भाग लेते हैं, चाहे हमारे को जेल हो, चाहे हमारे ऊपर लाठियाँ पड़े, चाहे हमारे ऊपर वाटर कैनन चले, हम मजबूती के साथ उनका सामना करते हैं, क्योंकि हमारी रगों में है ही खून वो वाला कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज जो रहे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़कर इस देश को आज़ाद कराने वाले हैं। और आज आज़ाद भारत में अगर किसी बात की कोई बात होती है या कोई गलत नीति नियम होते हैं, हम मुखर होकर उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। और अब इन दिनों कैसा तरीके से काम कर पा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो कि हम संगठन जोड़ने का काम करते हैं लोगों को, तो अब यूथ कांग्रेस का काफ़ी चल रहा है, तो कैसे लोग जुड़ते रहते हैं, काफ़ी युवा जुड़ते रहते हैं आप लोगों से। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का एक विज़न है कि आम परिवार के बच्चे राजनीति में आगे आएँ, जो संघर्ष करना पसंद करते हैं, जो संघर्ष को मोहब्बत करते हैं, जो लोगों की पीड़ा को अपना दर्द समझते हैं और उनको दूर करने की नीयत रखते हैं। तो राहुल गांधी जी ने उनके लिए खुला प्लेटफॉर्म, ये प्रतियोगिता रखा है कि आप में जो नियति है उसको आगे लेकर आएँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अन्य दल हैं, अन्य दल नहीं, मैं तो भाजपा का ही नाम इसमें लूँगा, कि जहाँ पर बड़े परिवार के लोग, बड़े घरानों के लोग, बड़े घरानों के युवा नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं और बड़ा पद लेकर आ जाते हैं। वही राहुल गांधी जी की सोच के आधार पर यहाँ पर हमारे सदस्यता अभियान होता है, जिसमें जितनी ताकत होती है उसका वो प्रदर्शन करता है, और फिर अपनी जिम्मेदारी लेकर संगठन के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है।
तो युवा कांग्रेस का जो ये सपना राहुल गांधी जी का था, वो हम जैसे युवाओं के माध्यम से पूरा भी होता दिख रहा है, क्योंकि हम सामान्य परिवारों से आते हैं। हमारे परिजन बिल्कुल सामान्य लोग हैं जिनका राजनीति से कोई कहीं जुड़ाव नहीं है। तो आज राहुल गांधी जी की इसी सोच का ये नतीजा है कि मैं एक सामान्य परिवार का युवा होने के बावजूद भी आपके समक्ष, कैमरों के समक्ष आकर अपनी बात रखने के लिए काबिल बन चुका हूँ। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि नए युवाओं को मौका मिलता है इन चीज़ों से। बिल्कुल, आप देखेंगे हमारी जो परफॉर्मर लिस्ट अभी आई है उसमें मैक्सिमम हमारी बहनें भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी आदि आबादी पूरा हक की बात करते हैं। अगर आज राहुल गांधी जी की बात नरेंद्र मोदी जी मान ले तो एक देश में माहौल बन जाएगा कि राहुल गांधी जी की बात में दम है और ये ज़रूरत भी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ये नहीं करने वाले हैं। तो राहुल गांधी जी ने शुरुआत अपने संगठन से की है, अपने घर से की है, अपने परिवार से की है कि हम कहते ही नहीं, आदि आबादी को भाग भी देने का काम करते हैं। और आप देखेंगे कि जो परफॉर्मर लिस्ट आई है उसमें मैक्सिमम साथी वो हैं जिनका कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, और सारे चेहरे नए हैं। वो किसी विधायक के बेटे नहीं हैं, वो किसी सांसद के बेटे नहीं हैं। यहाँ तक कि मुझे लगता है कि मेरी तो कास्ट में ही कोई विधायक सांसद नहीं है। तो राहुल गांधी जी का जो विज़न है ना, वो स्पष्ट रूप से इसमें काम कर रहा है और उसका रिजल्ट भी आ रहा है कि बिल्कुल फ्रेशर लोग जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और आ भी रहे हैं। क्योंकि युवाओं में ज़्यादा आक्रोश होता है और युवाओं को वहाँ से उठकर डायरेक्ट राजनीति में घुसने का मौका है। देखिए, इसके लिए मैं लाइन बोलूँगा कि संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। वास्तविकता में देश हो चाहे दुनिया हो, अगर जिस देश का या दुनिया का युवा जिस दिशा में चल रहा होता है ना, देश उसी दिशा में चलने का काम कर रहा होता है। और युवा ही मुख्य सूत्रधार होता है किसी भी देश का। और आज भारत युवा देशों की गिनती में है। बिल्कुल, लगभग मैक्सिमम प्रतिशत आज देश में युवा हैं। अगर जिसका युवा संघर्षशील होगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाला होगा, तो वो देश कभी झुकने वाला नहीं होगा। ये तो दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज ऐसे बैठे हुए हैं सत्ता पर काबिज करके, जो युवाओं की परवाह नहीं कर रहे हैं और दबाव में आकर काम करने की नीति को अपनाए हुए हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस मजबूती से काम करेगी। राहुल गांधी जी का जो विज़न है देश को मजबूत युवा हाथों में देने का, वो सपना साकार होने वाला है। अब देखते हैं, जैसे आपने बोला कि युवाओं को मौका नहीं मिलता है, जैसे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, और अभी जैसे अब युवाओं को इस चीज़ में मौका मिलता है इंडियन यूथ कांग्रेस में। हमने काफ़ी टाइम कॉलेजों में भी दंगे फसाद होते देखे हैं, तो युवा काफ़ी आक्रोश हो जाते हैं, भड़क जाते हैं तुरंत। मतलब एक वो होता है कि कोई राजनेता हो, दूसरे हो, वो समझदारी से काम लो, या फिर जो युवा होते हैं काफ़ी आक्रोश हो जाते हैं। देखिए, मैं इसका बताना चाहूँगा कि कल आरएसएस का एक कार्यक्रम राजस्थान विश्वविद्यालय में होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय वो प्रांगण है जहाँ पर शिक्षा की बात होनी चाहिए, लेकिन आरएसएस जैसी, मैं तो कहूँगा कि देशद्रोही संगठन, क्योंकि वो संगठन जो मेरे अति प्रिय तिरंगे को 52 साल तक स्वीकार नहीं करता है, और मुझ जैसे युवा जोशीले साथी, देश प्रेमी साथी उसके मुख्यालय पर जब झंडा रोपने का काम कर रहे होते हैं, हमारे आन बान शान तिरंगे को लगाने का काम कर रहे होते हैं, उन पर मुकदमे होते हैं। वो शिक्षा के मंदिर में अगर कोई गलत नीति को लेकर काम कर रहा होता है, तो आप देखेंगे कल एनएसयूआई के जो हमारे भाई बहन जिस बर्बरता के साथ उनके साथ व्यवहार हुआ, वो देखने लायक है। लेकिन राजस्थान में हो चाहे देश में हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता, मैंने पहले भी कहा कि हम आज़ादी की लड़ाई में जिनके योगदान थे, हम उनके परिवार से आने वाले लोग हैं। हम मुखबरी नहीं है, हम मुखबरी वाले परिवारों से नहीं आते हैं, क्योंकि भाजपा का तो इतिहास ये रहा है कि मुखबरी की है, देश को अंग्रेजों के हाथों बेचने का काम किया, आज भी कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल में जैसे ही नाम आता है नरेंद्र मोदी जी का, वो सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर करके किसान ट्रेड डील वो स्वीकार कर लेते हैं, जिससे कि मेरे देश के अन्नदाता की दुर्दशा का जो मार्जरा भविष्य में दिखने वाला होगा, वो मैं मतलब बता नहीं सकता कि क्या स्थिति मेरे देश के अन्नदाता की होने वाली है। लेकिन कांग्रेस अभी मजबूती से है, इनकी गलत नीतियों का विरोध करेगी, और चाहे इनके मंत्री हो, विधायक हो, प्रधानमंत्री हो, हम सबको घेरने का काम करने वाले लोग होंगे। अब जो एक्सट्रीम फाइल की आपने बात की, इसमें एक तरफ लोग, दूसरे लोगों का कहना है कि वो सब कही हुई बातें हैं, उनमें नाम नहीं आया है, कोई प्रूफ नहीं मिला है, और आप बोल रहे हो कि उन चीज़ों का प्रूफ होने के बाद नाम आता है। जैसे उनने भी बोला था कि मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर की जो नाम नरेंद्र, काम सरेंडर, और ये हो रहा है और ये दिख भी रहा है। आज पाकिस्तान के बीच और हमारे बीच झगड़ा हो रहा होता है, उसकी मध्यस्थता ट्रंप कर रहा होता है,
मध्यस्थता तो करता है जो करता है, उसके बावजूद अब तक करीब 30 बार ये कह चुका है कि वॉर मैंने रुकवाई। अब भी दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा होता है, तेल लेने की इजाजत अमेरिका हमें देता है कि हम किससे तेल खरीदेंगे। ये उस एप्स्टील फाइल में नाम आने का ही प्रमाण है। आज मैं तो, आप मुझे कांग्रेस का कार्यकर्ता की नज़र से देख रहे हैं तो बात सही लगती है कि हाँ कांग्रेस ही बोल रहा है, लेकिन अगर हम धरातल पर भी बात करेंगे ना, और भारतीय जो व्यक्ति है यहाँ का, वो बहुत अच्छे से तोलता है बात को, बोलता नहीं है, बिल्कुल। वो तोलता बहुत अच्छे से। और हमारे तो अनुमान से काम होते हैं। भारत ने तो अनुमान से विश्व, अपने अनुमानों के आधार पर विश्व गुरु बन चुका था। तो उस अनुमान से आम आदमी भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी दबाव में, और हम दिखाई भी दे रहा है। और देखिएगा आप, इसका रिजल्ट दिख रहा है। आज दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा है, असर हमारी रसोई पर पड़ रहा है। रसोई पर के साथ साथ युवा की जेब पर पड़ रहा है कि किस तरीके के हालात इस देश में उत्पन्न हो चुके हैं। वो देश जो दो देशों के मध्य युद्ध होता था तो मध्यस्थता करके शांत करने का काम करता था। बिल्कुल। लेकिन आज दुर्भाग्य इस देश का कि देश की जो मुख्य सीट पर बैठे हुए हैं वो ऐसे लोग बैठे हैं जिनके, उनके कुछ है नहीं ना उनके बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना कुछ है, तो उनको इस पीड़ा का कोई अंदाजा भी नहीं है। ये काफी नाराजगी है आपको। बिल्कुल सच्चाई है। मेरे पिताजी को दर्द इसलिए होता है कि उनके घर में बच्चे हैं। मेरी माँ को जब वो पिताजी देख रहे होते हैं तो उनको पता है कि मेरी धर्मपत्नी जी है, जिसके घर में कुछ है ही नहीं, जिनके कोई कुछ है ही नहीं, तो उनको पीड़ा का एहसास भी नहीं है। और कहते हैं कि कुछ गलत हुआ तो झोला लेके चला जाऊंगा। ये हमारे स्टेटमेंट होते हैं। अरे भैया मुकाबला करो। इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर करवाया था। देश के हालात जब इतने बेकार हुए थे ना, तो इंदिरा गांधी जी भागी नहीं थी, महिला थी, लेकिन फिर भी अमेरिका को झुकाने का काम किया था। अमेरिका को आंख दिखाने का काम, हमारी आयरन लेडी का नाम आयरन लेडी ही इसलिए रखा हुआ था। आज विपक्ष जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो भी आयरन लेडी ही कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आयरन लेडी जैसा काम करके दिखाया था। 56 इंच की बात कर रहे होते हैं, लेकिन 56 इंच कहने में है, करने में कुछ नहीं। अब जैसे आपने आयरन लेडी का बोला, और जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उनमें लगता है कि आप भी उनके ही पद चिन्हों पे चल रहे हो, क्योंकि हर चीज हम मामला देखते हैं कि आप आगे सामने खड़े रहते हो। कोई भी आंदोलन हुआ उस टाइम, जैसे भाजपा कार्यालय में नील फेंकने वाली बात आई थी। बिल्कुल। देखिए आप, जैसे राधा मोहन अग्रवाल जी भाजपा के प्रभारी, आते ही हमारे भारत रत्न राजीव गांधी जी पर टीका टिप्पणी की। मेरे नेता सचिन पायलट साहब के लिए उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया। तो हम गलत स्वीकार करने वाले लोग नहीं हैं, हम घर में घुसकर जवाब देने वाले लोग हैं। राधा मोहन अग्रवाल जी के, मतलब भाजपा के मुख्यालय पर सत्ता के समय, आप सोच सकते हैं कि सत्ता के समय पे कितने मजबूत होते हैं सत्ताधारी दल के कार्यालय। उनके कार्यालय पर जाकर नील फेंकने का काम किया हमने, क्योंकि हम तो भगत सिंह के अनुयायी हैं। उन्होंने भी तो कोर्ट में बम फेंका था, और उसी का उदाहरण हमने पेश किया कि अगर कोई गलत बोलेगा, हमारे पूर्वजों की कोई गलत बात करेगा, तो बर्दाश्त करने वाला नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना, अब जैसे मैं अपनी पहले बात हुई थी, युवाओं में वो गुस्सा होता है। अब इसके बाद जो परिणाम हुआ हो, चीजें खराब हुई हो, उनका मुकदमे लगते हैं। हमारे, मैंने कहा ना कि भगत सिंह जी ने जेल काटी, महात्मा गांधी जी ने जेल काटी, नेहरू जी ने जीवन के 10 साल जेल में काटे, इंदिरा जी ने जेल काटी। शायद ही कांग्रेस का तो ऐसा कोई नेता नहीं रहा होगा जिन्होंने जेल नहीं काटी। और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिन जेलों में हमारे पूर्वज रहकर गए, आज हम उनको महसूस करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। हमें ना जेल से डर लगता है, ना लाठी से डर लगता है, ना इनकी फांसी गोलियों से डर लगता है। अगर कभी पार्टियों के बीच में, इन दोनों पार्टी के, बीजेपी कांग्रेस के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाए, तो जैसे अभी इन बातों में आप बता रहे हो कि हम डरते नहीं है किसी चीज़ से, ज़्यादा अनबन हो जाए तो ये आपका जो पारा है वो गुस्सा कहाँ तक पहुँच सकता है? मैंने कहा ना, भगत सिंह जी के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी जी के बच्चे हैं। बात से विनय भी करते हैं और धमाकों से भी करते हैं। ऐसा मतलब कॉम्प्रोमाइज वाला हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। कॉम्प्रोमाइज नहीं, कॉम्प्रोमाइज हमारे अंदर नहीं है। वो पीएम जी जो हमारे बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी, ये उनको दिया हुआ है, ये कॉम्प्रोमाइज वो करते हैं। जो यूथ कांग्रेस के हुआ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं, देश कह रहा है आज कॉम्प्रोमाइज पीएम, और इफेक्ट है, ये दिख रहा है। और अब राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं अपन। जैसे चर्चा हमने सुनी है, अभी आपने भी बोला पायलट जी के बारे में, तो पायलट जी की हम बात करें तो आप काफ़ी क्लोज नज़र आ रहे हो, या फिर उनके पद चिन्हों पे चल रहे हो, उनके बारे में आपका क्या विजन है? देखिए, आदरणीय सचिन पायलट साहब मेरे नेता हैं, मेरे आदर्श हैं, और मेरे जो आत्मा का भाव है ना, वो आदरणीय पायलट साहब को समर्पित है। क्योंकि पायलट साहब नेता ही नहीं, वो वास्तविकता में एक सच्चे इंसान हैं। उनकी भाषा शैली आप देख लीजिए। आज की जो राजनीति का दौर है, जहाँ एक दूसरे के साथ उठापटक करना, षड्यंत्र करके एक दूसरे को दबाना,
वो पायलट साहब के अंदर नहीं है। वो हमेशा बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं। अगर हम भी किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर मैं कभी कोई बात आदरणीय पायलट साहब के समक्ष रखता हूँ ना, तो वो एक ही बात कहते हैं, कभी किसी की लाइन काटने में नहीं, खुद की लाइन लंबी करने में विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है वो कोई नहीं टाल सकता, और जो नहीं लिखा हुआ तुम्हें कोई नहीं दे सकता। तो आदरणीय पायलट साहब का विजन कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात, वेल एजुकेटेड है, बहुत पढ़े हुए हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। नियति हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की, और उसके उदाहरण हैं। आज आप विधानसभा देख लीजिए, आज आप लोकसभा देख लीजिए, चाहे जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप भाइयों के बीच में बैठकर बात करने के अगर काबिल बने हैं तो आदरणीय पायलट साहब की बदौलत है, क्योंकि हम उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं और उस विचारधारा से हमें इंसान बनने का मौका मिलता है। पायलट साहब के विचार ही इंसान बनाने के लिए काम करते हैं। तो पायलट साहब के बराबर शायद इस प्रदेश में तो कोई नेता नहीं है। मैं खुलकर कह सकता हूं कि इस प्रदेश में कोई नेता आदरणीय पायलट साहब के लिए बराबर नहीं है। जो आपने अभी जो बात कही कि वो कहते हैं कि षड्यंत्र नहीं करना चाहिए दूसरे के खिलाफ, तो राजस्थान में आपको पता होगा चर्चा में रहते हैं पायलट जी और गहलोत जी की बातें, तो उनके साथ षड्यंत्र नहीं हुआ इन चीजों में? देखिए, आदरणीय पायलट साहब की बात करना मैं ज़्यादा विशेष महत्व समझता हूँ। गहलोत जी का राजनीति करने का क्या तरीका है, मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो हमारे अति वरिष्ठ नेता हो चुके हैं, और हम उनके बारे में बात करें ऐसा शायद हमारा वो नहीं है। पर जैसे आपने कहा था कि हमारे नेता, आपके नेता हैं पायलट जी, तो आपके मन में कुछ होगा भी ना कि इतना वो संघर्ष करते रहते हैं, फिर जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो अपनी राजनीति करके पीछे छोड़ देते हैं चीजों। मैं बता रहा हूँ ना, आज भी देख लीजिए आप, राहुल गांधी जी के साथ अगर देश में बराबर कोई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है वो आदरणीय पायलट साहब है। सुबह केरल, शाम को आसाम, दूसरे दिन दिल्ली। मतलब मुझे नहीं लगता कि पायलट साहब अपनी नींद भी पूरी कर पा रहे होंगे। वो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, वो पार्टी के लोगों के प्रति समर्पित हैं, और पार्टी के लोगों को आगे लाने के लिए समर्पित हैं। पायलट साहब का विजन क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की विचारधारा, इसके अलावा वो और किसी चीज में विश्वास नहीं करते हैं। अब वो थोड़ा राजस्थान से बाहर हो रहे हैं इन दिनों, देखते आ रहे हैं। जैसे राजनीति जो चर्चा होती है काफी सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहते हैं कि पायलट जी तो राजस्थान से अब जा रहे हैं। देखिए, इस बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। आदरणीय पायलट साहब ग्लोबल लीडर हैं। राजस्थान के साथ साथ देश, और देश से ऊपर दुनिया, वो जहाँ भी जाते हैं ना उनकी बात को महत्व मिलता है। वो एक ग्लोबल लीडर के फेस के बतौर इस दुनिया में काम कर रहे हैं। वो लंदन भी जाते हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ छा जाते हैं। तो आदरणीय पायलट साहब का जो ओरा है ना, वो अब राजस्थान तक तो नहीं, हाँ राजस्थान का ये सौभाग्य है कि ग्लोबल लीडर हमारा नेतृत्व करने वाला होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारा नेतृत्व करेगा या प्रदेश की भलाई की बात जो करने वाले होंगे या मुख्यमंत्री जो होंगे, मैं मुखर होकर ये बात बोलना चाहूंगा कि जो अगर मुख्यमंत्री होंगे हमारे आदरणीय पायलट साहब होंगे। राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा जैसा वो चाहते हैं। और मतलब एक और चीज जो चर्चा में हुई थी थोड़े दिन पहले कि गहलोत जी अपने बेटे को राजनीति में ला रहे थे, पर सही से थोड़ा हो नहीं पा रहा उनका। और अभी जो रैली हुई थी जयपुर में, उसमें पायलट जी भी अपने बच्चे को साथ लाए थे। देखिए, मैं गहलोत जी के बेटे 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो वो नेता बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं उस पर तो मैं क्या ही टीका टिप्पणी करूंगा। उसका तो जग जाहिर है परिणाम की क्या हुआ। बात करूं मैं आरान की, आरान भाई जो हमारे एनएसयूआई के कार्यक्रम में दिखाई दिए, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ एक घूमने के पर्पज से यहाँ पर आए हुए थे जयपुर में, और वो सिर्फ देखने के लिए वहाँ आए थे। पॉलिटिकली लॉन्चिंग उसको हम नहीं कहेंगे, वो सिर्फ पायलट साहब के साथ आए थे और आकर हम भाइयों से मिलकर चले गए। क्योंकि लोग कहते रहते हैं कि पॉलिटिक्स लोगों का तो छोटी चीजों का भी ये वही लोग कहते हैं, ये वही लोग कहते हैं जो ये लोग करने वाले होते हैं। पायलट साहब अपने बच्चों को कम, हमें अपना बच्चा माना हुआ है, हमें बढ़ाने में विश्वास रखा हुआ है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ ना, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप विधानसभा के देख लीजिए कि कितने साथियों को उन्होंने मौका दिया, लोकसभा में कितने साथियों को मौका दिया, और आज हम जैसे संगठन के अंदर हम जैसे गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले बच्चों को मौका दे रहे हैं। तो पायलट साहब हमें अपना परिवार मानते हैं, हमें अपने बच्चे भाई की नज़र से देख रहे होते हैं, उनको बड़ा सुकून मिलता है। ये मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से देखा है। जब मुझे कुछ मिल रहा होता है ना, या मुझे कुछ उपलब्धि हासिल होती है, संगठन में कुछ मुझे दायित्व पता मिल रहा होता है, वो बड़े खुश होते हैं कि हाँ, कांग्रेस में वास्तविक कांग्रेसी लोग आज पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब की बार क्या आगे जो चुनाव होंगे, राजस्थान का मुखिया देखने को मिल जाएगा उनका चेहरा? मैंने पहले ही कहा कि आने वाले 2028 के चुनाव में जब परिणाम राजस्थान की जनता और आशीर्वाद राजस्थान की जनता कांग्रेस को देने वाली होगी, तो आला कमान और प्रदेश के जो जिन पर दिल है, आला कमान का दिल पायलट साहब पर है, जनता का दिल पायलट साहब पर है, हम युवाओं का दिल पायलट साहब पर है। माँ बहन बेटियां भी अगर उम्मीद से देख रही है ना, तो पायलट साहब की ओर देख रही है।
बुजुर्ग भी देख रहे हैं ना, मेरा बुढ़ापा की लाठी कौन बनेगा, तो वो भी आदरणीय पायलट साहब की ओर देख रहे हैं। तो आने वाले 28 के जो चुनाव होंगे, हमारे नेता प्रदेश की उम्मीद आदरणीय सचिन पायलट साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और आप देखिएगा उनके कार्यकाल को अद्वितीय, अविस्मरणीय, जो आज तक नहीं हो पाया आम आवाम का भला, वो भला आदरणीय पायलट साहब की मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होने के बाद जो 5 साल का कार्यकाल होगा उसमें होने वाला होगा। और अभी जो राजस्थान को नए चेहरे देखने को मिले हैं मुखिया के तौर पर, भजन लाल जी, उनके ऊपर आपका क्या विजन है? जो इस मुझे हंसी आती है, आपकी हंसी है, मुझे हंसी आती है, मुझे सच्चाई में मुझे भजन लाल जी की तो किस्मत के धनी है, किस्मत के धनी है, बाकी लखन मुख्यमंत्री वाले नहीं है। वो पर्ची में नाम आ गया, पर्ची खुल गई, वो खुद, उनको अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको लगता भी होगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वो कचौरी समोसे खाने में मस्त हैं, वो बढ़िया ठेलों पे कचौरी ले लेते हैं, समोसे ले लेते हैं। और अभी तो एक नया ही देखा मैंने उनका, साड़ी का कलर बदलवाने की भी बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि आंगनवाड़ी को वास्तविकता में ज़रूरत क्या है, लेकिन बहन बेटियों की साड़ी का कलर बदलवाना है। तो ये सिर्फ एक मजाकिया शासन चल रहा है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता। भजन लाल जी हो, प्रेम जी हो, मतलब सब किस्मत के धनी है। ये किस्मत के धनी कैसे हैं? जैसे पर्ची खुलने का मतलब, तो लोग कहते हैं कि पर्ची, अगर ये पर्ची खुलने की बात है, कि विपक्ष बोलती है कि पर्ची सीएम है, तो काफी लोग ये भी बोलते हैं कि पर्ची की बात है तो पर्ची आपकी क्यों नहीं खुली, आप क्यों नहीं खोल पाए पर्ची? पर्ची हमारे नहीं चलती, हमारे संघर्षशील व्यक्तियों के नाम अपने आप आगे आते हैं। जब यहाँ देखो ना आप, कितना मतलब एक खेल खेला गया। वसुंधरा जी डिजर्विंग थी, वसुंधरा जी बनने वाली थी, राजनाथ जी आते हैं और वसुंधरा जी के हाथ से पर्ची खुलवा लेते हैं। मतलब एक दूसरे को षड्यंत्र वाली राजनीति ये लोग कर रहे होते हैं। और इनको चाहिए था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक कठपुतली, दिल्ली से पर्ची आए और उसको बोल दे, दिल्ली से कोई चीज मैसेज आए उसको डिलीवर्ड कर दे। और उसके लिए भजन लाल जी सबसे उनको दिखे कि हाँ ये आदमी ठीक है, ये पानी पिलाकर हमारी सेवा करके आए हुए हैं कार्यालय में, क्योंकि धरातल पर तो उनका कभी कुछ रहा नहीं। इधर प्रेम जी को देख लो आप, मस्त हैं, डेकोरम का मजा ले रहे हैं, कभी रोडवेज रोक लेते हैं, रोडवेज का कंडक्टर उनको पहचानता नहीं है। सिर्फ एक खेल रहे हैं ये। तो इनका जो 2 साल का कार्यकाल, उसमें आपने काफी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे होंगे, और यहाँ भी जयपुर में भी आपने देखा होगा कि 2 साल बेमिसाल के जो नारे लग रहे हैं, वो वैकेंसियां निकाल रहे हैं, काम कर रहे हैं धरातल पर। इन चीजों के बारे में आपका क्या कहना है? 2 साल बदहाल, 2 साल में युवा बेरोजगार, 2 साल में लॉ एंड ऑर्डर बेकार, 2 साल में मात्र बहन बेटियों की दुर्दशा, 2 साल के अंदर महंगाई, 2 साल में किसानों की आत्महत्या, 2 साल में बलात्कारों की संख्या। अगर आप उठाकर देखेंगे ना तो कुल मिलाकर राजस्थान बदहाल है, और इनको कोई मतलब नहीं है इस बदहाली को कैसे ठीक किया जाना चाहिए। बात करते हैं नौकरियों की। अरे मैं आपके चैनल के माध्यम से भजन लाल जी को चुनौती देता हूँ कि भजन लाल जी, आपने जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं ना, एक बार वो दिखा तो दीजिए कि किसके कार्यकाल में निकली हुई भर्तियां थी, किसके कार्यकाल में पेपर हुए, किसके कार्यकाल में उनको रिजल्ट मिला। हाँ, कांग्रेस का राज चला गया, बस आप क्या बता रहा हूँ, किस्मत के धनी है, वो नियुक्ति पत्र बांटने का मौका इनको मिल गया, बाकी सारा कांग्रेस के राज की देन थी। मतलब पहले की जो वैकेंसी थी नहीं, आप मुझे, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं आप बता दीजिए, कैलेंडर जारी कर रहे होते हैं, लेकिन इनको पता नहीं तो भर्ती करवानी कैसे, कुछ अता पता नहीं है। राम जी की कृपा से प्रदेश चल रहा है, राज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नौकरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि एक तहसीलदार विधायक को धमका देता है, एक एसडीएम, एक कांस्टेबल आम आदमी के लिए अगर हेलमेट लगा के घूम रहा है ना, अगर उसने ठान लिया कि मुझे चालान काटना है तो काटना ही है, नहीं सोच रहा होता वो कुछ भी। तो नौकरशाही बहुत हावी है। आम आवाम देखना आप 28 में इनसे प्रताड़ित होकर, इनसे परेशान होकर कांग्रेस को जो आशीर्वाद देने वाली होगी वो इस बात की ही गवाही देगा। और एक चीज़ और, अगर राज ढंग से काम कर रहा होता है ना तो सड़कों पर आंदोलन नहीं होते। शायद मुझे नहीं लगता कि आपका कैमरा किसी दिन फ्री भी रहा होगा, शायद ही कोई दिन होगा कि आपने शहीद स्मारक कवर नहीं किया होगा, आपने किसी थाने को कवर नहीं किया होगा, आपने अन्य जिलों पर प्रदर्शन नहीं देखे होंगे। ये इसी बात का उदाहरण है कि राज आवारा हो चुका है, आंदोलन सड़कों पर जारी है। और जो अब आप बोल रहे हो कि प्रशासन सख्त नहीं हो रहा और सब चीज़ें मतलब गड़बड़ाई हुई नज़र आ रही हैं आपके नज़रिए से, दूसरी बात हम करें तो अब जैसे युवाओं के लिए आप लड़ते हो, युवा हो, और आप लोगों को पता होता है कि युवा को कौन सी सीट चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। तो ये जो मामला चला था पेपर लीक का, उसके बाद अभी भजन लाल जी आए,
और ज़्यादा हमने ग्राउंड पे भी सर्च किया और भी सर्च की, तो ये चीज़ें सुधार में आई हैं। तो इस मेजर में अगर पार्टी को हटा दे और चीज़ों को हटा दे तो युवाओं के लिए ये वाली चीज़ कितनी बेहतर हुई है? देखिए, पेपर लीक की मैं अगर बात करूं तो पेपर लीक की जननी वसुंधरा राजे जी है। जब वसुंधरा राजे जी का कार्यकाल था 19 बार पेपर लीक हुआ। हमारे राज्य में पेपर लीक हुआ, हमने स्वीकार किया, हमने तो आंदोलन भी किए। मेरे नेता आदरणीय पायलट साहब ने अजमेर से जयपुर तक पदयात्रा की। कांग्रेस इतनी पारदर्शिता और पवित्रता के साथ काम कर रही होती, सत्ता से मतलब नहीं है। अगर गलत हो रहा है तो हम हमारी सत्ता का भी विरोध करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में पेपर लीक पैदा हुआ। गहलोत जी के राज में हमने एसओजी का गठन किया, मजबूती के साथ कार्रवाइयाँ की, हमने गिरफ्तारियाँ की। इनके राज में क्या हो रहा है? गिरफ्तारियां छूटते रहे हैं लोग। इनका कहना है एसओजी मजबूत इनके राज में बनाई हमने, ताकत हमने दी, गिरफ्तारियां हमने करवाई। अरे इनके राज में तो छूट गए सारे। कोई 2-4 लोग अंदर होंगे वो भी छूटने वाले हैं। सिर्फ बयानबाजी के अंदर ये बहुत माहिर आदमी है। मार्केटिंग इतनी जबरदस्त ये लोग करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। परिणाम उसके बिल्कुल विपरीत है। तो युवा हितैषी कांग्रेस है, युवा हो मातृशक्ति। और आप देखो ना, महंगाई से राहत, अगर थोड़े से हालात बिगड़े थे कोरोना की वजह से, महंगाई राहत कैंप चले थे, बिल्कुल जनता की सेवा हुई थी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, लग ही नहीं रहा राज है। सरकार नाम की कोई चीज़ है, लग ही नहीं रहा। ये मैं कांग्रेसी होने के बतौर नहीं कह रहा हूँ, मैं एक युवा होने के बतौर कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र 30 साल हो चुकी है। छठा राज तो मैं भी देख रहा हूँ, और छठे के अंदर 5 कांग्रेस बीजेपी, ये छठा भाजपा। लेकिन इससे पहले भी तो भाजपा की सरकार रही थी, काम हो रहे थे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बंदर बांट हो रही है, कोई मतलब नहीं। किरोड़ी बाबा घूम रहा है, खुद ही यूरिया पकड़ रहा है नकली, उन पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। मतलब बड़े तमाशे से इस प्रदेश के साथ किए जा रहे हैं। और जो एक बात और अपन राजस्थान के इन मुखियाओं की और मुख्यमंत्री बनने की, एक और ये जो हमारी लास्ट बात है, इस पर एक बात आपने अभी बोली कि आपके यहाँ संघर्ष करता है वो नेता मुख्यमंत्री बनता है, और एक तरफ आप कहते हो कि सचिन पायलट जी काफी संघर्ष करते हैं, अच्छा विजन है, फिर वो संघर्ष उनका कम रह गया गहलोत जी से। देखिए, मैंने कहा आलाकमान का निर्णय और संघर्ष ये साथ साथ चल रहा होता है। आदरणीय पायलट साहब को प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका मिली, राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका मिली, केरल जैसे प्रदेश, ऐसा शायद ही कोई दायित्व होगा जो आदरणीय पायलट साहब के पास नहीं होगा। और रही बात मुख्यमंत्री की, आप 28 में देख लीजिए, तो राजस्थान का बेटा, माँ बहन बेटियों का लाडला, बुजुर्गों की लाठी का सहारा आदरणीय पायलट साहब होने वाले हैं। मुख्यमंत्री पायलट साहब ही हैं। ऐसा नेता प्रदेश के अंदर ना भाजपा में ना कांग्रेस में। 28 में मान चुके हैं कि पायलट पक्का गद्दी पर बैठ जाएंगे। कन्फर्म, गद्दी नहीं, लोगों की सेवा करने का जो दायित्व है उसको वो लेने वाले होंगे। और अब मेरा आखिरी सवाल ये कि जो आपकी चीजें अभी बातें वायरल हुई थी प्रेमचंद जी के ऊपर जी, उन पर आप अब भी टिके हो या फिर वो कहने की बातें थी? मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। जिला अध्यक्ष जीत कर आऊँ चाहे नहीं जीत कर आऊँ, प्रेम जी मेरे दूधू से आते हैं, मेरी जन्मभूमि से आते हैं, और उन्होंने जिस तरीके का आघात पहुँचाने का काम दिन प्रतिदिन वो कर रहे हैं ना, उनका तो बदला मैं लूँगा। मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ उनको। ये बयान नहीं, ये सच है। मैं आज भी अटल हूँ। मुझे कई लोग फ़ोन कॉल के माध्यम से भी बोल रहे हैं, कुछ मैसेजेस के माध्यम से भी बोल रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहूँगा, ना गोली से डर लगता है ना धमकी से डर लगता है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। और प्रेम जी, आप जो सौतेला व्यवहार परिसीमन को लेकर दूधू के साथ कर रहे हो ना, फागी के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हो। अरे दूधू के लोगों ने भी आपको वोट किया था। ये सौतेला व्यवहार आपका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका मुकाबला युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते आपको घेरने का काम ये रवि कुमार सिकदार करने वाला है, और आपको ये दिखाई भी देगा। आपके 2 साल तो मैं मौज मस्ती के अंदर नहीं निकलने दूंगा। वही पहले वाली बातों पे आप टिके हुए हो? अटल हूँ। मतलब कि वो होता है कि युवाओं का आक्रोश और युवाओं की जिद, हम परिणाम में भी तब्दील करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम संविधान की बात कर रहे थे तो संविधान को बचाने के लिए वाटर कैनन छाती पे झेली है, लाठी पीठ पर झेली है। कहते नहीं है, करते भी हैं। हम भाजपा के युवा मोर्चा की तरह नहीं है। भाजपा के युवाओं के ऊपर आपका क्या कहना? युवा मोर्चा होगा आरएसएस वाले, मतलब आप अभी बोले कि भाजपा के युवा मोर्चा कुछ है ही नहीं। मैं उनकी बात करना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर ना संघर्ष है, ना उनके अंदर वो काबिलियत है। नेताओं को भाई साहब कहते हैं और घूमकर पद ले लेते हैं। अंकित चेची, आप देखिए, 3 साल प्रदेश अध्यक्ष रहकर चला गया, कार्यकारिणी नहीं बना पाया। शंकर गोरा प्रदेश अध्यक्ष बनकर आते हैं, 58 मिनट के अंदर इनकी कार्यकारिणी निलंबित हो जाती है। तो युवा मोर्चा है ही नहीं। हमारे नेताओं के लिए ये पीसीसी का घेराव करने आए थे। अभी कुछ दिन पहले आपने कैमरे में कैद भी किया होगा। शंकर गोरा 10 सेकंड से ज़्यादा बैरिकेड पर नहीं टिक पाए, और वहीं हम हैं।
जब पुलिस बलपूर्वक हमें 20 आदमियों के साथ नीचे उतारती है, गिरफ्तार करती है ना, तब जाकर हम बैरिकेड छोड़ते हैं। इनकी तरह नहीं है, वो भी राज के समय। अगर हमारा ऐसा राज आ गया तो भाजपा को तो शायद जगह नहीं मिलेगी घुसने के लिए। अब कितना कंपटीशन है इंडियन यूथ कांग्रेस में? मैंने कहा ना, ये हमारे परिवार का ताकत दिखाने का मौका है, और सभी भाइयों को शुभकामनाएं हैं मेरी। सभी भाई इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और राहुल गांधी जी का जो सपना है, सदस्यता ग्रहण कराने का जो विजन है, उसको मजबूती से निभाएं। पद किसी को भी मिलेगा, हम सब भाई मिलकर काम करेंगे इस भाजपा की सरकार के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ। जब भी मौका मिलेगा, हम एक बंदी मुट्ठी की तरह धरातल पर आकर इस पर्ची वाले मुख्यमंत्री की नाक में नकेल डालने का काम करने वाले हैं। तो साथियों, ये थी कुछ चर्चाएं जो यूथ कांग्रेस के लोगों से और जो इनके लिए खड़े हुए हैं उनसे बात कर रहे हैं। इनके जो आपने वीडियो देखा होगा, इनका विजन कि किस तरीके के संघर्ष करते हैं और अपनी जिद पर, और या फिर कह ले कि जो चीज़ जैसी होनी चाहिए विकास के लिए या किसी के लिए, उस पर अड़े रहते हैं। मैं मोहित गौड़, धन्यवाद।